आर्यभट्ट ने 500 बीसी में कहा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है और यह जल, मिट्टी, अग्नि और वायु से मिलकर बनी है। यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। यह कोटेशन चैप्टर के शुरुआत में दी गई थी। आइए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको पहली बार किसी नए शहर में जाना है, तो आप कैसे उसका पता लगाएंगे? या तो आप मैप देखेंगे या किसी से पूछेंगे। अब इसी पर आधारित आपकी बुक में गेम दे रखा है, आइए उसे देखते हैं। ये एक सिटी का मैप है जहां सबसे ऊपर डायरेक्शन दिखाई गई है। इनमें नॉर्थ को सबसे ऊपर की तरफ दिखाया गया है। सभी मैप्स में नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है। इसमें आपको इमेजिन करना है कि आप इस ट्रेन से अभी अभी रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और आपको इस बैंक में जाना है। आप कौन सा रास्ता चुनोगे? बताइए। बिल्कुल, आप इस रास्ते से बैंक में पहुंचेंगे। वेरी गुड। क्या और भी कोई रास्ता हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप हॉस्पिटल के पीछे से होते हुए भी बैंक में जा सकते हैं, या हॉस्पिटल के साइड से आगे से होते हुए भी आप बैंक में जा सकते हैं। एक और रास्ता है जो अपार्टमेंट से होते हुए और गार्डन से होते हुए भी आप बैंक में जा सकते हैं। ये सभी रास्ते ऐसे हैं जहां से आप बैंक में पहुंच सकते हैं। आइए अब मैप को समझते हैं। मैप की एरिया का स्केल की सहायता से बनाया गया चित्र होता है। यह एरिया कोई छोटा सा गांव या शहर हो सकता है, या कोई विशाल देश या पूरा विश्व भी हो सकता है। मैप पर कोई प्लेस ऐसा दिखाई देता है जैसा आसमान से देखने पर दिखेगा। मानचित्र के अनेक टाइप हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल या राजनीतिक मैप, फिजिकल या भौतिक मैप, या थेमेटिक मैप। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलिटिकल या राजनीतिक मैप की। यह मैप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स या कंट्रीज की बाउंड्रीज को दिखाता है। दूसरा मैप है फिजिकल या भौतिक मैप। यह फिजिकल फीचर्स को दिखाता है। यह मैप ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स इनको शो करता है और ज्यादातर इसमें कलर का यूज किया जाता है। तीसरा मैप है थेमेटिक मैप। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यह किसी विशेष थीम पर बेस्ड होता है और कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन देता है, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, माइंस, रोड एटसेट्रा। इन सबको शो करने वाला मैप ही थेमेटिक मैप कहलाता है। आइए अब बात करते हैं उस चीज की जो मैप बनाने के लिए जरूरी है, यानी कंपोनेंट ऑफ द मैप। ये है डिस्टेंस, दूरी, डायरेक्शन, दिशा, सिंबल्स यानी प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस को स्केल की सहायता से मापा जाता है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन पेपर एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। यानी स्केल की प्रत्येक सेंटीमीटर की दूरी धरती की एक निश्चित दूरी को दिखाती है। जैसे यदि हम कहें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो इसका मतलब यह है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरती के 500 किलोमीटर के बराबर है। दूसरा कंपोनेंट है दिशा, डायरेक्शन। मैप में टोटल 8 डायरेक्शन होती है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये मेन डायरेक्शन होती हैं। इनके बीच में 4 और डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। इन्हें इंटरमीडिएट डायरेक्शन या मध्यवर्ती दिशाएं भी कहा जाता है। मैप में ज्यादातर सारी दिशाएं नहीं दिखाई जाती। इसकी बजाय सिर्फ एक तीर दिखाया जाता है और जिसकी नोक ऊपर की ओर होती है, जिस पर एन लिखा रहता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। अब बात करते हैं प्रतीक चिन्ह। मानचित्र एक छोटी सी पिक्चर होती है जिस पर वास्तविक भवनों का चित्र बनाना संभव नहीं होता, क्योंकि मैप पर स्पेस कम होता है। इसीलिए असली भवनों, नदियों आदि की पिक्चर ना बनाकर छोटे छोटे सिंबल और कलर उनके स्थान पर यूज किए जाते हैं, जिससे कि लिमिटेड स्पेस में बहुत सारी जानकारी दी जा सके। भारत में जिन सिंबल का प्रयोग किए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। पृथ्वी का सही मानचित्रण करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी अर्थ लगभग गोलाकार है। यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, यह पोल्स पर चपटी है। कागज पर गोल वस्तु को चित्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे आप यदि एक ऑरेंज को छीलकर उसे सीधा करने की कोशिश करेंगे
उसके किनारे टूटे हुए बिना वह सीधा नहीं हो सकता। इसीलिए अर्थ की शेप की सही जानकारी के लिए हमें ग्लोब का प्रयोग करना पड़ता है, जिस पर एक मैप भी बना होता है। ग्लोब मैप के कंपैरिजन में अर्थ को सही से रिप्रेजेंट करता है। ग्लोब की स्टडी करने के लिए हमारे लिए कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांकों को समझना जरूरी है। मान लो आप अपने फ्रेंड से मार्केट में स्टेशनरी की शॉप पर मिलना चाहते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड को शॉप का नहीं पता है और आप उस मार्केट में देखते हैं कि सारी शॉप सीधी रोज में है। तो आप उसे बता सकते हैं कि एंट्री से 5th रो की 7th शॉप पर आप उससे मिलोगे। इससे वह आसानी से आपके पास पहुंच जाएगा। सेम इसी तरह से आप शतरंज के खेल में भी अपने फ्रेंड को बताते हैं कि रानी को अगर वह 4th डी में ले जाए तो वह जीत सकता है। इससे वह आसानी से अपनी चाल चल पाता है और जीत जाता है। इन दोनों एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज हुआ है। कोऑर्डिनेट्स 2 नंबर होते हैं जो किसी विशेष पॉइंट की ओर इशारा करते हैं। लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये दोनों ही इमेजिनरी लाइन है। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड्स या अक्षांश के बारे में जानते हैं। जब ग्लोब को घुमाया जाता है तो इसके ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित दोनों पोल्स होते हैं। इनके बीचों बीच जो रेखा होती है वह भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त होती है। इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। मान लो आप इक्वेटर पर खड़े हैं और किसी एक पोल की तरफ चलना शुरू करते हैं, तो आपकी दूरी इक्वेटर से बढ़ती चली जाएगी। जहां आप हैं वहां से पृथ्वी के चारों ओर एक सीधी काल्पनिक रेखा खींचिए। यह रेखा इक्वेटर के पैरेलल पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी। ऐसी ही और रेखाएं भी खींची जा सकती हैं। इन्हीं को अक्षांश या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। यह पृथ्वी के चारों ओर फुल सर्कल बनाती हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं, इन सर्कल्स का साइज छोटा होता चला जाता है। लैटिट्यूड्स को डिग्री में व्यक्त किया जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री को शो करती है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ को और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ को दिखाता है। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हर डिग्री के साथ N और साउथ की तरफ हर डिग्री के साथ S लिखा जाता है। इसी तरह ये कुल मिलाकर 181 होती हैं। 90 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ में और 90 डिग्री इक्वेटर के साउथ में, और इक्वेटर खुद भी एक अक्षांश होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है। लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट के बीच में एक रिलेशन होता है। इक्वेटर के आसपास क्लाइमेट हॉट होती है क्योंकि इक्वेटर पर पृथ्वी का उभार सबसे ज्यादा होता है। यह एरिया डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे क्लाइमेट मॉडरेट होती चली जाएगी, और पोल्स की तरफ क्योंकि सनलाइट सलांटिंग होती है और सनलाइट को इक्वेटर के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, तो पोल्स का जो एरिया होता है वो काफी ठंडा होता है और बर्फ से ढका रहता है। इस तरह से पूरी अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का एरिया टोरिड जोन या ट्रॉपिक्स कहलाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक का एरिया टेम्परेट जोन कहलाता है। इसी तरह 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल तक और 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल तक का एरिया फ्रीजिड जोन या पोलर जोन कहलाता है। 0 डिग्री को इक्वेटर कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 66.5 डिग्री साउथ को एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। ये कुछ मेन लैटिट्यूड्स हैं हमारे। आइए अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये 181 होती हैं। 90 इक्वेटर के नॉर्थ में और 90 इक्वेटर के साउथ में, और एक 9 इक्वेटर खुद एक लैटिट्यूड होती है। ये फुल सर्कल होती हैं, यानी अर्थ के चारों ओर होती हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जिस वजह से कभी नहीं मिलती। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे इक्वेटर की तरफ से, तो इनका साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। ये हमेशा ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं। आइए
अब लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर के बारे में जानते हैं। कल्पना करें कि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से होकर जा सकते हैं। आप अफ्रीका से होकर जा सकते हैं, एशिया से जा सकते हैं, अमेरिका से जा सकते हैं। इन सभी स्थानों पर जिस रेखा से आपने सीधे सीधे यात्रा की है, उन सभी की दूरी बराबर होगी। ये रेखाएं ही देशांतर या मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। ये रेखाएं हाफ सर्कल होती हैं और सभी का आकार समान होता है। इन सब का प्रयोग समय की गणना करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी ऐसी रेखा है जिसको मेन मेरिडियन माना जाए, यानी प्राइम मेरिडियन माना जाए? 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक एरिया ग्रीनिच से पास होने वाली लॉन्गिट्यूड्स को ही प्राइम मेरिडियन माना जाएगा। इसे ग्रीनिच मेरिडियन भी कहा जाता है। इसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के रूप में दिखाया जाता है। लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्री में मापा जाता है। 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं और हर डिग्री पर ई लिखा जाता है। इसी तरह वेस्ट की ओर भी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हैं और हर डिग्री पर डब्ल्यू लिखा जाता है। 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एक दूसरे के ऊपर होती हैं, जिससे ये एक ही रेखा मानी जाती है। इस तरह से 0 डिग्री सहित कुल 360 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। आइए अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। ये 360 होती हैं, ये हाफ सर्कल होती हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, इनका साइज बराबर होता है, ये पोल्स पे नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स पे मिलती हैं, इसीलिए ये पैरेलल्स नहीं होती। ग्लोब पर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का नेट ग्रिड कहलाता है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम किसी भी स्थान का पता कर सकते हैं। जैसे वॉशिंगटन डीसी 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। जहां पर 39 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, वहीं पर वॉशिंगटन डीसी होगा। प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह इक्वेटर भी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ग्रीनिच मेरिडियन सबसे पहली प्राइम मेरिडियन नहीं है। काफी सेंचुरीज पहले भारत की स्वयं की प्राइम मेरिडियन हुआ करती थी, जो उज्जैनी के मध्य से होकर गुजरती थी। यह वर्तमान उज्जैन का पुराना नाम है। उज्जैन जो है एस्ट्रोनॉमी का सेंटर रहा है। 1500 years ago फेमस एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर ने यही रहकर अपना काम किया था। इंडियन एस्ट्रोनॉमर 0 और प्राइम मेरिडियन के साथ साथ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी जानते थे। उज्जैनी मेरिडियन सभी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट की कैलकुलेशन में प्रयोग की जाती थी। आइए अब टाइम जोन के बारे में जानते हैं। हमारी अर्थ अपनी ही एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री। इसका अर्थ यह है कि यदि ग्रीनिच मेरिडियन पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो ईस्ट की तरफ बढ़ने पर हर 15 डिग्री के साथ 1 घंटा ऐड हो जाएगा और पश्चिम की तरफ जाने पर हर 15 डिग्री के साथ 1 घंटा माइनस हो जाएगा। इस तरह से अगर मेरिडियन पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट पर दोपहर के 1 बजेंगे, 30 डिग्री ईस्ट पर 2 बजेंगे, इस तरह टाइम बढ़ेगा। वहीं दूसरी साइड 15 डिग्री वेस्ट पर सुबह के 11 बजेंगे, 30 डिग्री वेस्ट पर सुबह के 10 बजेंगे और इस तरह से टाइम घटता चला जाएगा। इस विधि के द्वारा हम किसी भी स्थान के स्थानीय समय यानी लोकल टाइम की गणना कर सकते हैं, जो कि हर लैटिट्यूड पे अलग अलग होता है। कोई देश कई डिग्री लैटिट्यूड्स में फैला होता है, इस हिसाब से उस देश में कई तरह का लोकल टाइम होगा। जैसे भारत लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में फैला हुआ है, तो भारत में 30 तरह का लोकल टाइम होगा, क्योंकि हर डिग्री के साथ 4 मिनट का अंतर आ जाता है। इस वजह से देश में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए अधिकतर देश अपने मध्य से गुजरने वाली मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं और उस पर आधारित टाइम को ही स्टैंडर्ड टाइम यानी मानक समय मान लेते हैं, और यही समय पूरे देश में लागू किया जाता है, चाहे वहां का लोकल टाइम कुछ भी रहा हो।
इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट पर है और इसी समय को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जो कि ग्रीनिच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। एक दिन शाम को दो मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हुए फोन पर बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सनसेट हो गया है और अब वहां अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, यहां तो अभी भी दिन है। बताइए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तिनसुकिया और पोरबंदर में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी 2 घंटे के लोकल टाइम का डिफरेंस है। जब तिनसुकिया का लोकल टाइम 8 PM है, जिससे वहां पर रात हो चुकी है, और पोरबंदर का लोकल टाइम 6 PM है, जिससे वहां अभी भी दिन है। पिछली एक्सप्लेनेशन से ऐसा समझ में आता है कि प्रत्येक देश का एक ही स्टैंडर्ड टाइम होता होगा और एक ही टाइम जोन होता होगा, लेकिन ये हर कंट्री के लिए एक जैसा नहीं होता। रशिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे देश काफी विशाल है, इसीलिए यूएसए में 6 टाइम जोन और रशिया में 11 टाइम जोन है। इंटरनेशनल डेट लाइन ग्रीनिच मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ठीक विपरीत 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। जैसा कि मानचित्र पर देख सकते हैं, 0 डिग्री के ईस्ट में टाइम प्लस में चलता है और 0 डिग्री के वेस्ट में टाइम माइनस में चलता है। +12 और -12 दोनों एक ही रेखा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, इसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। यह टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि यदि इसे सीधा करेंगे तो ये जिस देश से गुजरेगी उसमें 2 डेट या 2 दिन हो जाएंगे और इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसी से बचने के लिए इसे टेढ़ा बनाया गया है। यदि आप किसी एरोप्लेन से इस डेट लाइन को पार करते हैं तो आपको अपनी वॉच की डेट को चेंज करना होगा। यदि आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको डेट घटानी होगी, यानी दिन सोमवार से रविवार करना होगा। यदि आप पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए इसे पार करते हैं तो डेट आगे बढ़ानी होगी, यानी दिन रविवार से सोमवार करना होगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच से गुजरती है। यदि आप नॉर्थ अमेरिका से एशिया में एंटर करते हैं तो डेट 5 से 6 हो जाएगी और दिन रविवार से सोमवार हो जाएगा। इसी तरह जब आप एशिया से नॉर्थ अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो डेट 6 से 5 हो जाएगी, यानी एक दिन घट जाएगा और दिन सोमवार से रविवार हो जाएगा। तो ये कितना मजेदार है कि आप अपना जन्मदिन इस तरह से दिन में 2 बार मना सकते हो, एक बार एशिया में, अगले दिन अमेरिका में।